अभी हमने 3 तरह का सॉल्यूशन बताया बेटा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है और हाइपोटोनिक है। ये 3 तरह के सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी सेल को, पहली बात मैंने बताया कभी भी सॉल्यूशन को सेल के रिस्पेक्ट में ही डिफाइन करेंगे। एक बीकर ले लो, इस बीकर में सॉल्यूशन रख दो, है ना, और यहां पे कोई भी एक सेल को प्लेस करो। जैसे मान लो कि मैंने कोई एक एनिमल सेल आरबीसी को रखा। अगर इस सेल के अंदर में एंडोऑस्मोसिस होने लग गया, बाहर से अगर वाटर का मूवमेंट, सॉल्वेंट का मूवमेंट सेल के अंदर में हो रहा है, इसका मतलब बाहर का जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है। और अगर सेल से बाहर पानी जाना लग गया, वाटर की तरफ सॉल्वेंट, वाटर का जो मूवमेंट है वो बाहर की तरफ होना शुरू हो गया, इसका मतलब जो बाहर का सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है। और अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है, बाहर से अंदर भी नहीं जा रहा है या अंदर से बाहर भी नहीं आ रहा है, तो इसको बोलते हैं नो नेट मूवमेंट। इसका मतलब बाहर का सॉल्यूशन आइसोटोनिक है। तो किसी भी सॉल्यूशन को आप सेल के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हो। ऐसे कोई भी सॉल्यूशन को हम नहीं डिफाइन कर सकते। कोई हमको सॉल्यूशन ला करके दे दिया, बोले बताओ ये हाइपरटोनिक होगा, आइसोटोनिक होगा, हाइपोटोनिक होगा, मैं कैसे बता सकता हूं? जब उसको कंपेयर करेंगे, साइंस में कंपेयर करके ही सारी चीजें बताई जाती है ना, किसके कंपेयर में कौन सा क्या चीज है। आप फिजिक्स में पढ़ते हो रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, किसके कंपेयर में क्या हो रहा है, ये सारी बातें समझना होता है। 3 फार्मूला मैंने यहां पे आपको बताया, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैंने एक बात बताया कि आपको डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, टर्गर प्रेशर, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला किसी भी नॉर्मल सेल के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, है ना। अगर सेल कोई भी नॉर्मल है या टर्जिड सेल है तो उसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। अगर सेल अपना टर्जिडिटी को लॉस कर देता है ना, टर्जिडिटी को लॉस कर देता है मतलब टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू 0, ऐसे सेल को आप फ्लैसिड सेल बोलते हो। तो टर्गर प्रेशर 0 हो जाएगा, तो यहां पे आपने रखा डीपीडी इज इक्वल टू ओपी हो जाएगा, क्योंकि टर्गर प्रेशर तो 0 रखा है, तो यहां पे अगर टीपी की जगह पर 0 रखते हो तो ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जाकर के आपका फार्मूला फ्लैसिड सेल के लिए, ये फ्लैसिड सेल के लिए फार्मूला हो गया। ओके बेटा। अच्छा, तीसरा जो फार्मूला हमने बताया कि डीपीडी इज इक्वल टू ओपी प्लस टीपी होता है। ये कैसे फार्मूला आया है? एक फार्मूला बताया, डीपीडी इज इक्वल टू होता है ओपी प्लस टीपी। डीपीडी इज इक्वल टू होता है ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस टर्गर प्रेशर। ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए। प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए। अब प्लाज्मोलाइज्ड सेल का मतलब क्या हो गया? एक्सेस लॉस ऑफ वाटर। अगर कोई भी सेल में लॉस हुआ वाटर का, टर्गर प्रेशर 0 हो गया, बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तो टर्गर प्रेशर 0 से नीचे चला जाएगा। लेस देन 0 इज कॉल्ड निगेटिव। तो टर्गर प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा वहां पे? टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? निगेटिव आ जाएगा वैल्यू। तो क्या यहां पे रखोगे वैल्यू, तो ओपी, है ना, ओपी क्या फार्मूला होता है? डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। तो ओपी माइनस और फिर टर्गर प्रेशर क्या होगा? निगेटिव हो गया है, यानी माइनस टीपी। तो क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या फार्मूला बन जाएगा? ओपी और प्लस टर्गर प्रेशर, ये डीपीडी का फार्मूला बन जाएगा। ये हो जाएगा प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए। कभी कभी तो एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकता है। नीट के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हाई लेवल का अब नहीं आ रहा है। अब का जो एग्जाम है उसमें बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी डायरेक्ट जो है वो फार्मूला पूछे जा सकते हैं कि प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए ये वाला फार्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, ये वाला फार्मूला के। तो फार्मूला याद रखो, ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए डीपीडी इक्वल टू ओपी प्लस टीपी। किसी भी टर्जिड सेल के लिए ओपी माइनस टीपी या नॉर्मल सेल के लिए, और डीपीडी इक्वल टू 0 हो जाएगा किस, ओपी के बराबर किसके लिए हो जाएगा? फ्लैसिड सेल के लिए। ठीक है। सेल के शेप को देख करके भी पहचानना सीखो। एकदम बिल्कुल टर्जिड सेल है ना, उसे थोड़ा सा लूज कर दिया टर्जिडिटी, फ्लैसिड सेल हो जाएगा। टर्जिडिटी बिल्कुल खत्म हो गया, टर्गर प्रेशर 0 हो गया तो। और एक ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है
वो टर्गर प्रेशर जो होता है वो निगेटिव चला जाए, लेस देन 0 हो जाएगा डीपी टर्गर प्रेशर, तो वो निगेटिव में चला जाएगा। इसके लिए यहाँ पे निगेटिव अगर पुट करोगे तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज कॉन्सेप्ट आपको समझ में आनी चाहिए। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियरिफाई कर दिया था। अब जो भी मैं फार्मूला अप्लाई किया हूं, अच्छा 2-3 बातें आपको सीख लो। हमारा एक तो फार्मूला हमारा ये भी याद करना है, टर्गर प्रेशर इक्वल टू, ठीक है। दूसरा फार्मूला हमको साई डब्ल्यू इक्वल टू होता है साई एस प्लस साई पी। साई एस आप जानते हो, साई एस का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल, और साई पी का मतलब होता है प्रेशर पोटेंशियल। तो सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगा, जब सॉल्यूट को ऐड करोगे वाटर में, सॉल्यूट की पोटेंशियल बढ़ते चली जाएगी और वाटर की पोटेंशियल कम होते जाएगी। क्योंकि वाटर पोटेंशियल कब बढ़ता है, जब सॉल्वेंट को बढ़ाते हैं, वाटर को बढ़ाते हैं, है ना। और प्योर वाटर का पोटेंशियल 0 होता है, तो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल जो होगा 0 होगा। यानी कोई भी ऐसा सेल नहीं है जिसका कि जो साई डब्ल्यू होगा वो पॉजिटिव में होगा, क्योंकि सेल है तो सेल के अंदर में थोड़ा बहुत तो कुछ सॉल्यूट पड़ा ही होगा, तो सेल का साई डब्ल्यू वैल्यू हमेशा निगेटिव में आएगा। तो ये वाला फार्मूला हमारा एनसीईआरटी ने देकर के रखा है, इसको भी ध्यान रखना है, इस फार्मूले को भी ध्यान रखना है, ठीक है। एक्चुअली ये वाला फार्मूला थोड़ा सा इस तरीके से भी कभी कभी मॉडिफाई हो जाता है। देखो एक्चुअली में क्या होता है, साई डब्ल्यू इजिकल टू होता है साई एस प्लस साई पी और प्लस साई एम, या इसको साई जी भी कह सकते हैं, मेट्रिक पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेकिन अभी आप बात कर रहे हो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, यानी दो सेल के बीच में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसके बीच में अब फिजिक्स में पढ़ाया गया है कि अगर दो मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया जाता था कि दो मॉलिक्यूल्स m1 m2 मास मान लो, तो वो ग्रेविटेशनल कितना लगेगा, ग्रेविटी की वजह से उनके बीच में कितना फोर्स होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू जो होता है वो 0 मान लिया जाता है, इसको हम लोग मेट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो फार्मूला मेरा डायरेक्ट ये भी आ जाता है। कभी कभी ये नहीं दिया तो आपको याद रखना है, ऐसा भी फार्मूला दिया सकता है, साई एम या साई जी एक एक्स्ट्रा टर्म वहां पे दे सकता है, इसको याद रखना है, ठीक है। लेकिन नीट वाले इतना ज्यादा हाई लेवल में जाते नहीं, आपको जितना जाते हैं उतना ही पे चलो, उससे ज्यादा डिटेल में मत जाओ। अब देखो एक बात और समझाता हूं तेरे को, ये बात समझ में आ गया। अच्छा एक और फार्मूला मैं तेरे को बता करके रखा हूं कि डीपीडी इजिकल टू क्या होता है बेटा, डीपीडी इजिकल टू क्या होता है, साई डब्ल्यू। अब ये साई डब्ल्यू क्या है, निगेटिव है कि पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो साई डब्ल्यू निगेटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब डीपीडी की तरफ माइनस पड़ जाएगा और डीपीडी पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा इधर की तरफ, ओके। तो ये चीज हो आपको याद रखना है। एक और मैंने तुमको फार्मूला बताया है, साई एस इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो इन दोनों में कौन निगेटिव है कौन पॉजिटिव है, साई एस निगेटिव है, ठीक है। तो ये इधर निगेटिव साइन हो जाएगा, इधर ये ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव क्वांटिटी। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, टर्गर प्रेशर क्या होता है, साई डब्ल्यू क्या होता है, प्रीवियस वीडियो को अगर आपने देखा है तो सब बात पता होगा। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो आप सारा देख लो, ये सब मैं पहले भी बता चुका हूं। अब क्या करते हैं, इनसे इन फार्मूला को लगा करके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पे आएंगे, कुछ हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए देखो, एक दो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। याद है ना, तुम्हें याद है ना बेटा, साई डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, अगर साई डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में अगर हमें क्वेश्चन को सोल्व करना हो तो वाटर पोटेंशियल जिधर हाई रहेगा उधर से लो की तरफ जाएगा। सपोज मैं तुमको ये बता दिया कि ऐसे सेल है तुम्हें दिया हुआ, ठीक है बेटा, ऐसा सेल है, ठीक है, ये कंडीशन है। इसका डीपीडी दिया हुआ है बेटा, डीपीडी 5 है, इसका डीपीडी 6 है, इसका डीपीडी 7 है। कहां से कहां पानी जाएगा, लो टू हाई जाता है। डीपीडी के रिस्पेक्ट में, डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट के रिस्पेक्ट में वाटर का मूवमेंट कहां होता है, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। ये फार्मूला याद रखो, सॉरी, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो अब देखो सबसे कम कौन है, ये मान लो इसको ए सेल बोला गया, इसको बी इसको सी बोला गया। तो यहां से यहां पानी जाएगा और यहां 6 है 7 है, यहां से यहां जाएगा और यहां से यहां जाएगा,
ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारा कैसा हो जाएगा, ए बी और सी, इसका जो एरो होगा वो ऐसे हो जाएगा, इसका एरो ऐसे हो जाएगा और यहां से ऐसे। ये आपका ऑप्शन इस तरीके से मिलेगा, आपको देखना है। अगर मान लो यहां भी 5 कर दें और यहां भी 5 कर दें तो ए और बी के बीच में पानी नहीं जाएगा, तो यहां पे आपको इक्विलिब्रियम का साइन मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, अगर और भी क्वेश्चन हमको बनाना हो, सपोज ये 4 सेल दिया है, ए बी सी डी, यहां पे साई एस और साई डब्ल्यू का वैल्यू दिया रहेगा, यहां पे डीपीडी दिया रहेगा, यहां पे साई एस साई पी दिया गया है, हर जगह पे कुछ ना कुछ दिया गया है वैल्यू। तो तुम क्या करो कि जैसे डीपीडी एक सेल में दिया गया तो सबका डीपीडी निकालो। अब जैसे यहाँ पे साई एस साई पी दिया गया है तो क्या करेंगे, साई एस साई पी को ऐड करेंगे तो वहां पे क्या निकलेगा, साई डब्ल्यू निकलेगा। ओके, हो सकता है इसका डायरेक्ट साई डब्ल्यू दिया हुआ हो और यहां पे भी कुछ वैल्यू दिया गया हो, तो या तो साई डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में देखोगे तो साई डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में हाई टू लो, तो पानी यहां से यहां जा सकता है या यहां से यहां आ सकता है, वो कंपेयर करके आपको बताना पड़ेगा। अगर डीपीडी के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो लो टू हाई चलो, और अगर साई डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो हाई टू लो चलो। कभी भी इस पानी ए टू डी नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, इसका प्लाज्मोडेज मैटर टच नहीं कर रहा है, एक क्रॉस सेक्शन में नहीं जा सकता है, ऐसे नहीं जा सकता। देखो यहां पे जा सकता है क्योंकि यहां पे देखो वॉल्स टच कर रहे हैं, ठीक है, यहां प्लाज्मोडेज मैटर बना होगा। सो ऐसे पानी नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, तो ऐसे ऑप्शन को कट करना है तुम्हें। सो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अब डायरेक्ट जो है वो सारे प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अब मैं इस टॉपिक को लीव कर रहा हूं, आप न्यूमेरिकल अप्रोच पे जाएं, है ना। इससे रिलेटेड जितने भी मॉड्यूल्स मैं आपको सप्लाई करता हूं, आपको मॉड्यूल में जो प्रोवाइड कराता हूं, वो सारे मॉड्यूल्स में क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं, है ना, इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। फिलहाल अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आइए, अगला टॉपिक हमारा क्या है। एक मिनट रुक जा बेटा। अब हम बात करेंगे अब जो हमारा बात होगा वो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात होगा, एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर। ठीक है, देखो क्या है, ये प्लांट है, सपोज मैं ये प्लांट है, ठीक है बेटा। ये प्लांट का रूट सिस्टम इस तरीके से रहेगा, ठीक है, ये प्लांट का रूट सिस्टम रहेगा इस तरीके से, है ना। इसमें रूट हेयर्स वगैरह भी पाए जाएंगे कुछ। तो सॉइल में जो वाटर होता है ना, ये रूट के अंदर में चला गया, रूट के अंदर में चला गया, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर। व्हाट विल हैपेंस, है ना, अगर ये रूट है, प्लांट का रूट है, तो रूट में यहां पे सेंटर में जाइलम होगा, तो जाइलम तक पहुंचना, कहां, किसको, सॉइल वाटर को। ये जो सॉइल वाटर है, ये यहां से सॉइल वाटर जो है कहां तक पहुंच गया, जाइलम के पास। इसी को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके, अब जाइलम के पास आने के बाद ये पानी ऊपर की तरफ जाएगा, जाइलम इसको पानी को लेकर के जाएगा, है ना। जाइलम क्या करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर करता है, एंड मिनरल्स, कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को भी ट्रांसपोर्ट करता है। फिलहाल मैं वाटर के बारे में बात कर, जाइलम इसको क्या करेगा, पानी को ले जाएगा मैक्सिमम हाइट तक, ठीक है, कितना भी हाइट तक पानी को ले जा सकता है। उसके लिए अलग कुछ थ्योरी दिए गए हैं और कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको समझेंगे। ये जो प्रोसेस है ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि रूट जो है ये एक सोर्स की तरह काम कर रहा है और यहां से पानी को उठा करके ले जाया जा रहा है मैक्सिमम हाइट तक। इसी तरीके से अगर हम स्टेम की बात करेंगे, जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस जो लीफ होता है, लीफ में आपका फूड तैयार होता है, तो फूड के लिए सोर्स का काम कर रहा है आपका लीफ, है ना, और यहां से फूड को स्टोर किया जाएगा जाकर के रूट में, यानी सिंक का काम करेगा रूट। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं अपलिफ्टिंग ऑफ वाटर,
या इसी का नाम होता है एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप, सैप का मतलब सॉल्यूशन, है ना, ठीक है। अपलिफ्टिंग ऑफ वाटर या असेंट ऑफ सैप या ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, है ना, ट्रांसलोकेशन ऑफ, है ना, सैप भी बोल सकते हो उसको। तो ये सारा चीज जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। अभी मैं बोल रहा हूं कि पानी को सॉइल से एंट्री करके अंदर जाना है, ये कैसे जाएगा? इट इज ए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, मैं आपको एनाटॉमी वाला पार्ट में पढ़ा चुका हूं कि जितने भी डिफरेंट लेयर होते हैं पहले उन लेयर का अरेंजमेंट देखो कि रूट में कैसे कैसे सारा लेयर अरेंज है, उसके बाद आगे की कहानी हमको समझ में आएगी। देखो सबसे पहले मैं कुछ आपको बातें बता देता हूं, फंडामेंटल सा चीज है उसको बताता हूं। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। देखिए मैं आपको रूट का पहले स्ट्रक्चर बनाता हूं। ये रूट होता है, ये प्लांट का रूट है। रूट का ये टिप हो गया, यहां पे आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलेंगे, है ना, दीज आर द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक। यहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल मिलते हैं रूट के टिप पे। अच्छा, इसके ऊपर में आपको ये मिलेगा रूट कैप, ये आपका रूट कैप हो गया, रूट कैप हो गया। ये क्या हो गया? मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल्स हो जाएंगे। अच्छा, यहां पे क्या हो जाएंगे? दीज आर द इलोंगेशन जोन। यहां पे इलोंगेशन जोन हो गया। तो मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर में, यानी कि उसके प्रोक्सिमल पोजीशन पे, ये कौन सा जोन है? ये है जोन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है बेटा। अच्छा, ये जोन ऑफ इलोंगेशन हो गया। अच्छा, यहां पे इलोंगेशन जोन के ऊपर में कौन सा होता है? जोन ऑफ मैचुरेशन। ये आपका मैचुरेशन जोन है। यहां पे जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, ठीक है। ये जोन ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। इसी जोन में आपको रूट हेयर मिलेंगे, रूट हेयर मिलेंगे। अच्छा, तो जहां पे रूट हेयर होगा वहीं पे वाटर का अब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि मेरिस्टेमेटिक जोन में पानी का अब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, यहां पे पानी का अब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, रूट कैप में नहीं हो सकता। रूट कैप इज ऑल्सो कॉल्ड कैलिप्ट्रा। रूट कैप को कैलिप्ट्रा बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो अब यहां पे रूट हेयर पाया जा रहा है इस जोन में, मैचुरेशन जोन में। तो मैचुरेशन जोन में रूट हेयर प्रेजेंट रहता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहीं पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, रूट हेयर में के जोन में ही। यही रूट हेयर का मेन फंक्शन ये होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, है ना। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि रूट हेयर से पानी अंदर कैसे जाता है और कौन कौन से लेयर को क्रॉस करते जाता है और किस तरीके से पानी का मूवमेंट होता है। तो रूट हेयर के द्वारा पानी एंट्री करने के बाद, है ना, कैसे पहुंचता है जाइलम तक, और उसके लिए कौन कौन से पाथवे है। रूट जो होता है उसको क्रॉस करके जाइलम तक, रूट वाला पार्ट के जितने भी टिश्यू होते हैं उसको क्रॉस करके जाइलम तक पानी जाने का कुछ तरीका है। सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट, वैक्यूलर ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा पौधा में पानी चला जाता है जाइलम तक। अच्छा, पौधों के पास क्या है कि पौधों के पास जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर का तो दो तरीके से हो सकता है, एक्टिवली भी हो सकता है, पैसिवली भी हो सकता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मोर देन 90% होता है, 90% से ज्यादा, यानी कि 94% अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का, है। एंड 3 to 4% अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। समझे बात को? ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। पर होता कैसे है इसको हम समझाते हैं।